नशे के पार की हकीकत, निराशा की बीमारी, डिजीज ऑफ डिसपेयर से जूझता भारत। ये लेख एक बहुत ही प्रभावी डॉक्टर अनिल सिंह शेखावत, MBBS MS जयपुर, MD साइकेट्री एंड DM एडिक्शन साइकेट्री एंड NDDPC एम्स नई दिल्ली द्वारा एक लेख जो आवाज भारती अखबार में प्रकाशित हुआ है, और कैसे लोग इस नशे से जूझते हैं और उनके मन का डर और नशे के पार का डर। आइए आज हम आपको इस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे पर हम आपको बताते हैं कि इन डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो लोगों का इलाज करते हैं, जिनकी अपनी एक एक्सपर्टीज है, जो लोगों के नशों में जो ग्रस्त हैं उनका इलाज करते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उन डॉक्टर्स के लेख की तरफ, जिन लोगों ने बहुत सारे ऐसे सैकड़े लोगों की जान बचाई है, उनके परिवारों को खुशहाल बनाया है, जो लोग नशे से जूझ रहे थे, अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज भारत। आज जब पूरी दुनिया वैश्विक नशा समस्या और निरंतर मुद्दे, नई चुनौतियों और इनके नए समाधान, द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम्स, प्रोसेसिंग इश्यूज एंड न्यू चैलेंजेस एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज की वैश्विक थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक एवं अवैध व्यापार विरोधी दिवस 2026 मना रही है, तब हमारा भारत एक बेहद गंभीर और निर्णायक दोराहे पर खड़ा है। और एक और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड रोकथाम पर जोर दे रहा है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य और विशेषज्ञ इसी बात की मांग कर रहे हैं कि देश नशे को देखने का अपना नजरिया बदले। हम इसे एक अपराध के रूप में नहीं बल्कि मस्तिष्क की एक क्रॉनिक बीमारी, क्रॉनिक ब्रेन डिजीज के रूप में हमें देखना होगा। बीमारी का मॉडल और लांछन, स्टिग्मा का भाषा का महत्व, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज NIDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ICD-11 वर्गीकरण के अनुसार नशे की लत एडिक्शन एक उपचार योग्य विकार है, जो सीधे तौर पर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और व्यवहार को प्रभावित करता है। एक समाज के रूप में हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं और उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस लड़ाई में लांछन हमारी सबसे बड़ी बाधा है, जो स्टिग्मा हमारी सबसे बड़ी बाधा है। यही कारण है कि चिकित्सा जगत नशेड़ी जैसे अपमानजनक शब्दों के उपयोग की कड़ी निंदा करता है, और यही कारण है कि चिकित्सा जगत नशेड़ी जैसे अपमानजनक शब्दों के उपयोग की कड़ी निंदा करता है। जब हमें ऐसे लांछन लगाने वाली भाषा का उपयोग करते हैं और NDPS एक्ट के तहत एक मरीज को अपराधी घोषित कर देते हैं, तो हम उसे छिपने पर मजबूर कर देते हैं। हमें पदार्थ उपयोग विकारों, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स का इलाज उसी करुणा और मेडिकल गंभीरता के साथ करना चाहिए जैसे हम डायबिटीज या हाइपरटेंशन का इलाज करते हैं। यह स्वास्थ्य की हानि है, नैतिकता की नहीं, और हमारे मरीज अपना छीना हुआ मानवीय सम्मान वापस पाने के पूरे हकदार हैं। UNODC एंड WHO और एम्स के अनुसार भारत में नशे का ट्रीटमेंट गैप 75% से 90% तक है, और इसका सीधा अर्थ ये है कि केवल 10 से 25% मरीज ही इलाज तक पहुंच पाते हैं, जबकि नशे की बीमारी से जूझ रहे अधिकांश मरीजों को कभी कोई डॉक्टरी मदद मिल ही नहीं पाती। और इस भारी खाई का मुख्य कारण समाज में फैला हुआ ये स्टिग्मा, NDPS एक्ट के तहत अपराधी घोषित होने का डर और सुलभ मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। और आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये हम एक साइलेंट एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक खामोश महामारी है
और इस संकट की भयावहता आज भी एम्स न्यू दिल्ली के ऐतिहासिक राष्ट्रीय मादक पदार्थ उपयोग सर्वेक्षण 2019 के निष्कर्षों पर आधारित है, जो 2026 के व्यापक अपडेट के अभाव में आज भी नीति निर्धारण का मुख्य आधार है। और इसके अगर हम प्रिविलेंस की बात करें तो भारत में लगभग 16 करोड़ और प्रतिशत की बात करें तो 14.6% लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से 5.7% करोड़ लोगों को तत्काल ही चिकित्सीय मदद की आवश्यकता होती है, मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। अगर हम बात करें ओपियोइड्स की, जो डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं कि सबसे चिंताजनक वृद्धि ओपियोइड और हीरोइन, चिट्टा और फार्मास्यूटिकल ओपियोइड के उपयोग में हुई है, जिसके देश भर में 2.26 करोड़ उपयोग करता है। मतलब ऐसे लोग हैं, इतने करोड़ लोग, 2.26 करोड़, 2 करोड़ 26 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो ऐसे नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। और इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वालों में ओवरडोज से मृत्यु और HIV, हेपेटाइटिस C का जो जोखिम है वो सबसे घातक बनाता है। और अगर डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं कि एडोलसेंस जो किशोर अवस्था है, उसके मुताबिक एम्स की रिपोर्ट ने किशोरों में इनहेलेंट मतलब सूंघने वाले नशे, सस्ते नशे जो स्निफ किए जाते हैं, सूंघ कर लोग करते हैं, और इसके उपयोग एक परेशान करने वाले रुझान को उजागर करता है और ये बहुत डरावना भी है। विशेषकर शहरी झुग्गियों में यह अक्सर कठोर और खतरनाक नशों का गेटवे बन जाता है। और जहां बात करें, डॉक्टर साहब आगे बताते हैं कि अगर हॉटस्पॉट्स की बात करें तो पंजाब, सिक्किम, मिजोरम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नशे की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, जो बहुत डरावना है, जो पारिवारिक संरचनाओं के उत्पादकता को बहुत ही छोटा बना रहा है और राज्यों की GDP को नीचे गिरा रहा है। और इसकी आगे जो नियमित बाधाएं हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि बुप्रोनॉर्फिन की विडंबना, द बुप्रोनॉर्फिन पैराडॉक्स। हालांकि सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यसन उपचार सुविधाएं ATFs, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज शुरू की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भारी कमियां हैं। कई केंद्र भौतिक रूप से खुले तो हैं, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ और आवश्यक दवाइयों की भारी कमी के कारण वो नॉन ऑपरेशनल। सबसे बड़ी अड़चन बुप्रोनॉर्फिन नलैक्सोन के सख्त नियम की है, जो ओपियोइड के इलाज के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड दवा है। इसकी प्रमाणित जीवन रक्षक प्रभावशीलता के बावजूद NDPS अधिनियम के तहत इसे एक साइकोट्रोपिक पदार्थ के रूप में अत्यधिक सख्ती से नियंत्रित किया जाता है या किया जा रहा है, जिससे डर का माहौल पैदा हो जाता है और मनोचिकित्सक को इस दवा को स्टॉक करने पर अक्सर उत्पीड़न या कानूनी कार्रवाई का डर सताता रहता है और पहुंच से दूरी जो है वो बढ़ जाती है। कई लाइसेंसिंग नियमों का मतलब है कि जो डॉक्टर इलाज करना चाहते हैं वे भी आसानी से यह आवश्यक दवा नहीं दे सकते। इससे मरीजों के पास वापस सड़कों पर बिकने वाले जानलेवा नशे की और लौटने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता। साक्ष्य आधारित इलाज तक पहुंचने से वंचित करना सीधे तौर पर एक मरीज के स्वास्थ्य के मौलिक मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। और उधर NDPS की पहली जो अभी तक बनी हुई है, विशेषज्ञों का तर्क है कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के एक दोधारी तलवार है। इस तरह काम करती है मानो कि कोई दोधारी तलवार हो। हालांकि इसका उद्देश्य आपूर्ति को, सप्लाई को काटना है, लेकिन व्यक्तिगत उपभोग के को अपराध बनाने वाली इसकी धारा 27 सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। यद्यपि अधिनियम की धारा 64A उन मरीजों को कानूनी मुकदमों से छूट प्रदान करती है जो स्वेच्छा से इलाज के लिए आगे आते हैं, लेकिन इससे शायद ही कभी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। पुलिस कार्रवाई और सामाजिक बदनामी का डर अक्सर पुनर्वास यानी रिहैब की इच्छा पर भारी पड़ जाते हैं।
मानो एक और प्रशासनिक कार्रवाई, दूसरी ओर समाज में अपनी इज्जत को लेकर डर को देखते हुए लोग अक्सर इलाज की जगह नशा करना ही चुनते हैं। और इसके आगे की राह डॉक्टर साहब बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 MHCA को जमीन पर उतारना होगा। 2026 के रोड मैप के लिए चिकित्सा पेशेवरों के बीच एक आम सहमति स्पष्ट है कि भारत को निर्णायक रूप से नशे के खिलाफ युद्ध, वार ऑन ड्रग्स से मरीजों की देखभाल की ओर रुख करना चाहिए। इस बदलाव के केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की हमारी एक और वकालत है, जहां कानून स्पष्ट रूप से नशे की लत, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को एक मानसिक बीमारी मानता है और हर व्यक्ति को कानूनी अधिकार देता है। हमें जरूरत है कि NDPS के दंडात्मक ढांचे के ऊपर MHCA 2017 के मानवाधिकार और स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए। व्यक्तिगत उपभोक्ता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मनोचिकित्सक के लिए बुप्रेनोर्फिन नियमों को सरल बनाने के साथ यह कानूनी ढांचा गारंटी देगा कि मरीज सुरक्षित रूप से मदद मांग सके और खुले हुए ATF पूरी तरह से उपचार के वास्तविक केंद्र बन सकें। दंडात्मक उपायों के बजाय चिकित्सा विज्ञान को प्राथमिकता देकर ही हम अपने युवाओं की रक्षा कर सकते हैं और ऐसे स्टिग्मा को खत्म कर सकते हैं जो निराशा की ओर इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के मानविक अधिकारों को बहाल कर सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर अनिल सिंह शेखावत का एक जो लेख आवाज़ भारती में छपा था इस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पर। इन्होंने बताया कि कैसे हमारे जो मरीज हैं जिनको हम अक्सर नशेड़ी जैसे अपमानजनक शब्दों का संबोधन करके बुलाते हैं, तो उनका भी मानवाधिकार है कि वो अपना जीवन सचज्जे ढंग से जी सकें, अपना इलाज ले सकें। लेकिन उनके इलाज के बीच में आने वाले चैलेंजेस को डॉक्टर साहब ने बाखूबी इस अपनी कलम के जरिए इन लफ्ज़ों में उतारा है। तो अब देखना ये होगा कि हमारे सरकारों पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पर इनका क्या असर होता है और इनमें क्या क्या सुधार आगे किए जाते हैं। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज तक के लिए इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहिए आवाज़ भारती के साथ।